स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं सुजैन कॉलिंस की दुनिया में और खास तौर पर उनकी बहुप्रतीक्षित नई हंगर गेम्स प्रीक्वल सनराइज ऑन द रीपिंग पर। ये किताब भैयाती काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, और इसकी उम्मीद भी थी, है ना, काफी सालों से इंतजार था। सही कहा। तो हमारे पास इस किताब को लेकर कई तरह के स्रोत हैं, मतलब रिव्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, सेल्स के आंकड़े हैं और हाँ, पाठकों की ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं भी। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें निकल रही हैं उनको समझें, मतलब देखें कि कहानी क्या है, थीम्स क्या हैं, रिएक्शन कैसा मिला है और ये हंगर गेम्स की दुनिया में क्या नया जोड़ती है, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, बात शुरू करने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये किताब मतलब कितनी बड़ी हिट रही है। रिलीज के पहले ही हफ्ते में दुनिया भर में 15.5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक गई। 15 लाख बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, और अमेरिका में ही अकेले 12 लाख। तो ये फ्रेंचाइजी के इतिहास की मतलब सबसे बड़ी लॉन्चिंग्स में से एक है। जाहिर है लोगों में इसे पढ़ने का जबरदस्त उत्साह था। हाँ, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि हंगर गेम्स की दुनिया के लिए लोगों का जो लगाव है वो कम नहीं हुआ है। इतने सालों बाद भी पाठक पेनम की उस क्रूर दुनिया में लौटने को तैयार थे। और ये प्रीक्वल हमें एक ऐसे टाइम में वापस ले जाती है जिसके बारे में हम थोड़ा जानते तो थे, लेकिन और जानने की उत्सुकता हमेशा से थी, वो 50वें हंगर गेम्स। हाँ। और ये बिक्री के नंबर एक तरह से उसी उत्सुकता का सबूत है। बिल्कुल। तो कहानी का टाइम है ओरिजिनल ट्रायोलॉजी यानी कैटनिस एवर्डीन की कहानी से लगभग 24 साल पहले का। हाँ ठीक। और ये साल खास है क्योंकि इस साल 50वें हंगर गेम्स हो रहे हैं, जिन्हें दूसरे क्वार्टर क्वेल के तौर पर भी जाना जाता है। क्वार्टर क्वेल यानी हर 25 साल पर होने वाले वो स्पेशल गेम्स। हाँ, जिनके नियम कुछ अलग होते हैं और अक्सर ज्यादा क्रूर। और इस बार का नियम था कि हर डिस्ट्रिक्ट से 2 के बजाय 4 ट्रिब्यूट भेजे जाएंगे, 2 लड़के 2 लड़कियां। 4 यानी अरीना में कुल 48 प्रतिभागी। 48? ये नंबर ही अपने आप में कहानी का स्केल और उसकी भयावहता को बढ़ा देता है। और कहानी का नायक एक युवा हेमिज एबनेथी। हेमिज? हाँ, वही हेमिज जिसे हम बाद में डिस्ट्रिक्ट 12 के अकेले जीवित विजेता और कैटनिस और पीटा के मेंटर के रूप में जानते हैं। वो थोड़ा शराबी, व्यंग्यात्मक। हाँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं परवाह करने वाला। बिल्कुल। तो ये किताब हमें दिखाती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। ये उसके अपने हंगर गेम्स की कहानी है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। जिस किरदार को हम इतना मतलब टूटा हुआ और सिनिकल देखते हैं, उसकी शुरुआत कैसी थी? क्या वो हमेशा से ऐसा था या गेम्स ने उसे ऐसा बना दिया? ये प्रीक्वल इन्हीं सवालों के जवाब एक तरह से तलाशने की कोशिश करती है। और यहीं पे कहानी सिर्फ एक्शन से आगे बढ़कर काफी गहरी हो जाती है। हमारे स्रोतों के मुताबिक किताब कई गंभीर विषयों को छूती है जो हंगर गेम्स यूनिवर्स के मतलब सेंटर में रहे हैं। जैसे प्रोपेगेंडा, मीडिया कैसे कहानी को गढ़ता है, उसे तोड़ता मरोड़ता है, और ये सच्चाई या वास्तविकता अपने आप में कितनी रिलेटिव हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि कैसे कैपिटल इन गेम्स के ब्रॉडकास्ट को बड़ी चालाकी से एडिट करता था। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ वही दिखाते थे जो उनके एजेंडे को सूट करता था। डर और एंटरटेनमेंट का एक बहुत खतरनाक मिक्सचर तैयार करते थे वो। मतलब किसको हीरो दिखाना है, किसको विलन। एग्जैक्टली। कौन सी मौतें दिखानी है, कौन सी छुपानी है, ये सब बहुत सोच समझ कर होता था। ये तो आज के टाइम में जो मीडिया लिटरेसी की बात होती है उसके महत्व को भी दिखाता है ना। हाँ बिल्कुल, कि हम जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे बस मान न लें, उस पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। सही बात है। और कॉलिंस इस विषय को और थोड़ी फिलोसॉफिकल गहराई देती हैं। कुछ रिव्यूज में बताया गया है कि उन्होंने स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम के विचारों से प्रेरणा ली है। डेविड ह्यूम? अच्छा। हाँ। ह्यूम का तर्क था कि सत्ता अक्सर तर्क या सच्चाई पर नहीं टिकी होती, बल्कि जनता की भावनाओं और आदतों पर कंट्रोल करके कायम रहती है। रूलिंग क्लास कहानियां गढ़ता है, परंपराएं बनाता है, डर का इस्तेमाल करता है ताकि लोग उनकी सत्ता को नेचुरल मान लें। तो कैपिटल का हंगर गेम्स को एक जरूरी परंपरा और मनोरंजन के रूप में दिखाना, डिस्ट्रिक्ट्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, ये सब ह्यूम के आइडियाज का एक फिक्शनल चित्रण हुआ। हाँ, काफी हद तक। कैपिटल लगातार यही कहानी बेचता है कि गेम्स जरूरी है, विद्रोह की सजा है, शांति बनाए रखने का तरीका है, जबकि असल में वो खुद ही हिंसा और दमन का सबसे बड़ा सोर्स है। सनराइज ऑन द रीपिंग दिखाती है कि ये मीडिया मैनिपुलेशन कितना सिस्टमैटिक और क्रूर था।
शायद पहली की किताबों से भी ज्यादा साफ तौर पर। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आज हमारी दुनिया में भी सत्ता और मीडिया कैसे नैरेटिव बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। निश्चित रूप से ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन किताब सिर्फ राजनीति और मीडिया तक ही सीमित नहीं है। कई स्रोतों ने इसमें मौजूद जो लिटरेरी और क्लासिकल रेफरेंसेज हैं उनकी भी बात की है। हाँ, ये कॉलिंस की राइटिंग का एक खास पहलू है, हमेशा से रहा है। जैसे विलियम ब्लेक की एक कविता है द सनफ्लावर, उसका जिक्र मिलता है। अच्छा, सनफ्लावर। हाँ, ये कविता एक ऐसे सूरजमुखी के बारे में है जो सूरज की तरफ मुड़ता रहता है, शायद किसी ऐसी चीज की तलाश में जो उसे इस दुनिया से परे ले जाए। ये सिंबॉलिज्म शायद हिमिच की अपनी सिचुएशन से जोड़ा जा सकता है, या फिर पेनिम में फंसे आम जनता की जो दबी हुई इच्छाएं हैं, एक तरह की व्यर्थ तलाश या अंधी उम्मीद। और वो लैटिन काव्य परंपरा के लोकस अमोइनस का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, लोकस अमोइनस, इसका मतलब होता है सुखद स्थान। लिटरेचर में ये अक्सर एक आइडियल, शांत, नेचुरल जगह होती है, एक तरह का पैराडाइस। पैनम की दुनिया के बिल्कुल उलट। एग्जैक्टली, पैनम की क्रूर, बनावटी, हिंसक दुनिया के एकदम विपरीत। तो शायद कॉलिंस इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करती हैं कि इस दुनिया ने क्या खो दिया है, या फिर उस शांति और सुंदरता की झूठी झलक पेश करने के लिए जो कैपिटल अपने नागरिकों को दिखाता है, जबकि असलियत कुछ और है। और एक और रेफरेंस था रोमन सम्राट कैलिगुला के घोड़े का, इंसिटेटस। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, इंसिटेटस, वो घोड़ा जिसके बारे में कहा जाता है कि कैलिगुला उसे कॉन्सल बनाना चाहता था। हाँ, सुना है। ये किस्सा रोमन साम्राज्य के पतन के टाइम में सत्ता के चरम बेतुकेपन, एरोगेंस और मनमानी का सिंबल बन गया। तो इसका जिक्र शायद कैपिटल की अपनी जो तानाशाही है और जो बिना सोचे समझे वाली क्रूरता है, उस पर एक कमेंट्री है कि कैसे पावर करप्ट करती है और लॉजिक की सारी हदें तोड़ देती है। तो मतलब ये सारे रेफरेंसेस सिर्फ इंटेलेक्चुअल शो ऑफ नहीं है, बल्कि कहानी की परतों को और गहरा करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि कॉलिंस जो बड़े सवाल हैं, ह्यूमन नेचर, पावर प्ले, आज़ादी की इच्छा, आर्ट का रोल, इन सब को सदियों पुरानी लिटरेरी और फिलोसॉफिकल डिबेट से जोड़कर देख रही हैं। ये किताब को सिर्फ एक थ्रिलिंग कहानी से आगे ले जाकर हमारी अपनी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री पर एक कमेंट्री का लेवल देता है। पाठक को सोचने के लिए और मसाला मिलता है। और इन गहरी परतों के साथ साथ किताब की जो इमोशनल पावर है उस पर भी काफी जोर दिया गया है, खासकर हैमिज के किरदार को लेकर। हाँ। लगभग सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि हैमिज का कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इस किताब की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हाँ, रिव्यूज में हैमिज की कम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर का जो कन्फ्लिक्ट है, और गेम्स के दौरान और बाद में उस पर जो इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा पड़ा, उसको बहुत इफेक्टिवली दिखाने के लिए कॉलिंस की तारीफ हुई है। वो बन गया। ये सिर्फ उसकी जीत की कहानी नहीं, बल्कि उसके टूटने की भी कहानी है। एक समीक्षक ने लिखा कि कॉलिंस का जो गद्य है, जो प्रोज स्टाइल है, वो एलिगेंट लेकिन शार्प है, जो पैनम की उस हार्श दुनिया को एकदम जीवंत कर देता है। लगता है उन्होंने हैमिज के आंतरिक संघर्ष को बहुत संवेदनशीलता से पकड़ा है। निश्चित रूप से। और ये इमोशनल डेप्थ सिर्फ हैमिज तक ही सीमित नहीं है। किताब कई ऐसे कनेक्शंस भी बनाती है जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी के फैंस के लिए बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, जैसे हैमिज का कैटनिस के पिता के साथ क्या रिश्ता था, इसके कुछ हिंट्स मिलते हैं। एक और जरूरी किरदार है लिनोर। उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, जिसका असर बाद की घटनाओं पर पड़ता है। लिनोर, जो डिस्ट्रिक्ट 12 से हैमिज के साथ दूसरी फीमेल ट्रिब्यूट थी। हाँ, वही। इसके अलावा मॉकिंगजे सिंबल, जो बाद में विद्रोह का इतना बड़ा प्रतीक बना, उसकी शुरुआती जड़ें क्या थीं, उसका क्या महत्व था, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। अरे वाह। साथ ही गेम्स के अंदर जो शुरुआती अलायंसेस बनते हैं, उनकी डायनामिक्स, वो कैसे बनते हैं, क्यों टूटते हैं, उनमें कितना स्वार्थ होता है, कितनी मजबूरी, इन्हें भी डिटेल में दिखाया गया है। तो ये सब छोटी छोटी कड़ियां हैं जो कहानी के पूरे ताने बाने को और मजबूत करती हैं। बिल्कुल। और पाठक को पहले की किताबों की घटनाओं को एक नई नजर से देखने का मौका देती हैं। ये सब सुन के लगता है कि फैंस के लिए तो इसमें वाकई बहुत कुछ था, और उनकी प्रतिक्रियाएं भी काफी इंटेंस रही हैं, जैसा आपने बताया। हमें कुछ उदाहरण मिले हैं। हाँ, ऑनलाइन फोरम्स पर जैसे रेडिट पर लोगों ने बहुत इमोशनली रिएक्ट किया है। एक यूजर ने लिखा बिना स्पॉइलर दिए, सनराइज ऑन द रीपिंग ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इमोशनली मर चुकी हूँ। बाप रे। एक और कमेंट था, मुझे ये किताब बहुत पसंद आई, ये दिल दहला देने वाली थी, पढ़ते हुए मैं कई बार रोया। ये रिएक्शंस दिखाते हैं कि कहानी का इमोशनल असर कितना गहरा है,
शायद यही कॉलिंस की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो पाठकों को किरदारों के दर्द और संघर्ष से इतना इतना जोड़ पाती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कहानी सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी पाठकों से कनेक्ट करने में कामयाब रही है। हालांकि जहां इतनी तारीफें हैं, वहीं कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये किताब हर किसी के लिए एकदम परफेक्ट रही हो। कुछ कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया गया है। हाँ, कोई भी किताब शायद ही यूनिवर्सली पसंद की जाती है। एक कॉमन क्रिटिसिज्म जो कुछ रिव्यूज में दिखा, वो किताब के बीच के हिस्से की जो पेसिंग है, उसको लेकर है। पेसिंग मतलब गति। हाँ, गति। कुछ पाठकों और समीक्षकों को लगा कि कहानी बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है। और इसका एक कारण शायद किरदारों की बहुत ज्यादा संख्या को बताया गया है, खासकर एरिना के अंदर। सही कहा, क्योंकि ये क्वार्टर कोयल था, इसमें 48 ट्रिब्यूट्स थे। 48। हाँ, तो इतने सारे किरदारों को इंट्रोड्यूस करना, उन्हें थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी देना और फिर उन्हें मारना, ये एक बड़ी चुनौती है। कुछ पाठकों को लगा कि ट्रिब्यूट्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनमें से कई के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाना या उन्हें ठीक से याद रख पाना भी मुश्किल हो गया। वो बस नाम या नंबर बनकर रह गए। ये एक वाजिब पॉइंट लगता है। जब इतने सारे कैरेक्टर्स हों तो फोकस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बैलेंस साधना हमेशा मुश्किल होता है। हर किरदार को जरूरी गहराई देना बनाम कहानी की गति बनाए रखना। शायद कुछ किरदारों का बैकग्राउंड में रह जाना इस तरह की कहानी में मतलब जरूरी हो जाता है। एक और आलोचना का पॉइंट जो कुछ स्रोतों में उभरा है, वो हैमिच और लिनोर के बीच के कथित रोमांस को लेकर है। हाँ, हेमिच और उसकी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर लिनोर। कुछ समीक्षकों का मानना है कि उनके बीच के रिश्ते को ठीक से डेवलप नहीं किया गया। अच्छा। इसे कहीं कहीं वाइब्स ओनली रोमांस कहा गया। मतलब उनके बीच अट्रैक्शन का माहौल तो बनाया गया, लेकिन उसके पीछे ठोस इमोशनल गहराई, डायलॉग या डेवलपमेंट की कमी महसूस हुई। तो कुछ पाठकों को ये पहलू थोड़ा अधूरा या अनसैटिस्फाइंग लगा। क्या ये जानबूझकर किया गया हो सकता है, जैसा आपने पहले इशारा किया था कि शायद ये हिमिच के बाद के अकेलेपन को एस्टैब्लिश करने के लिए हो? ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। शायद कॉलिंस का इरादा एक टिपिकल संतुष्टि देने वाला रोमांस दिखाने का था ही नहीं। शायद वो दिखाना चाहती थीं कि गेम्स के माहौल में सच्चे ह्यूमन कनेक्शंस कितने मुश्किल और फ्रैजाइल होते हैं। या फिर जैसा आपने कहा, ये हिमिच के भविष्य के इमोशनल आइसोलेशन की नींव रखने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ पाठकों को ये कहानी का एक थोड़ा कमजोर पहलू लगा। इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म है कि कहानी थोड़ी फॉर्मूला बेस्ड लगती है। मतलब ये कि कहानी हंगर गेम्स के जो स्थापित पैटर्न्स हैं, जो ट्रोप्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अच्छा, जैसे कैपिटल की असीम क्रूरता, एरिना का घातक डिजाइन, मेंटर और ट्रिब्यूट के बीच का रिश्ता, नियमों का अचानक बदल जाना या फिर अंत में किसी तरह की मॉरल दुविधा। ये सब चीजें पाठकों को जानी पहचानी लग सकती हैं क्योंकि वो पहले की किताबों में भी थीं। तो क्या इसे नवीनता की कमी माना जाए? यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है ना। प्रीक्वल लिखते समय राइटर के सामने हमेशा ये डायलेमा होता है, कितना नयापन लाएं और कितना परिचित रखें। सही बात है। कुछ पाठक शायद उसी परिचित दुनिया और उसके नियमों में लौटना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। उनके लिए वो फॉर्मूला ही शायद कंफर्ट और अट्रैक्शन का सोर्स हो। हाँ, ये भी हो सकता है। वहीं कुछ पाठक हर नई किताब में कुछ बिल्कुल अलग और अनएक्सपेक्टेड देखना चाहते हैं। तो ये पाठक की एक्सपेक्टेशन पर भी निर्भर करता है। हो सकता है कॉलिंस ने जानबूझकर उन्हीं कोर थीम्स और स्ट्रक्चर्स को दोहराया हो ताकि वो फ्रेंचाइजी के सेंट्रल मैसेजेस को और पुख्ता कर सके। तो इन सभी बातों को समेटते हुए कुल मिलाकर इस किताब के बारे में क्या कहा जा सकता है? इसका निचोड़ क्या है? अगर हम सारे सोर्सेज मतलब तारीफें और आलोचनाएं दोनों को मिलाकर देखें तो सनराइज ऑन द रीपिंग को हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी में एक बहुत ही पावरफुल, भले ही बहुत दर्दनाक और विचलित करने वाला एडिशन माना जा रहा है। ये कहानी के अतीत को गहरा करती है, हैमिट जैसे एक जरूरी और पसंद किए जाने वाले किरदार को एक कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक बैक स्टोरी देती है। और ओरिजिनल ट्रिलॉजी के घटनाओं और कैरेक्टर्स के साथ कई संतोषजनक कनेक्शंस भी जोड़ती है। और ये सब करते हुए सुज़ैन कॉलिंस अपनी जानी पहचानी मार्मिक, सीधी और असरदार राइटिंग स्टाइल को बनाए रखती हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से कोई हल्की फुल्की आरामदायक रीडिंग नहीं है। सोर्सेस के हिसाब से कहानी क्रूर है, कच्ची है और इमोशनली बहुत भारी है। लेकिन शायद यही भारीपन और कच्चापन ही इसे इतना कंपेलिंग बनाता है।
ये उन पाठकों के लिए है जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल उठाने वाली कहानियों को पसंद करते हैं, या जो ऐसी कहानियों की तलाश में है जो गहरा इमोशनल असर छोड़ें। ऐसा लगता है कि इन पैमानों पर किताब काफी हद तक सफल रही है, भले ही पेसिंग या कुछ साइड किरदारों के डेवलपमेंट को लेकर इसमें छोटी-मोटी कमियां हों। हाँ, ये फ्रेंचाइजी के जो कोर थीम्स हैं, पावर का दुरुपयोग, मीडिया का कंट्रोल, हिंसा का चक्र और ह्यूमन रेजिलियंस, उनको पुष्ट करती है और उन्हें एक नए, शायद और भी ज्यादा डार्क कॉन्टेक्स्ट में पेश करती है। संक्षेप में कहें तो अगर किसी को हंगर गेम्स की दुनिया पसंद आई थी और वो उसके इतिहास और किरदारों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये किताब उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, उन्हें इमोशनली तैयार रहना होगा। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण सुजीन कॉलिंस की सनराइज ऑन द रीपिंग का। हमने देखा कि कैसे ये हमें हैमिश एबरनेथी के उस भयावह युवावस्था में ली जाती है, कैसे ये प्रोपेगेंडा, मीडिया की भूमिका और वास्तविकता की प्रकृति जैसे जरूरी विषयों की पड़ताल करती है। हाँ, और कैसे इसमें लिटरेरी और क्लासिकल रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, और कैसे इसने फैंस के बीच जबरदस्त इमोशनल रिएक्शन पैदा किया है। हालांकि कुछ आलोचनात्मक स्वर भी मौजूद हैं। और शायद अंत में सोचने के लिए एक बात ये छोड़ जाते हैं, जब हम पैनम जैसी फिक्शनल दुनिया के बारे में पढ़ते हैं जो पावर के खेल, मीडिया मैनिपुलेशन और इंसानी क्रूरता को इतने साफ तौर पर दिखाती है, तो ये हमें ना चाहते हुए भी अपनी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। पैनम की कहानी भले ही भविष्य की कल्पना हो, लेकिन सत्ता, मनोरंजन, सच्चाई और कंट्रोल के बारे में जो सवाल ये उठाती है, वो आज कितने प्रासंगिक लगते हैं। ये सवाल शायद पाठक अपने साथ ले जा सकते हैं और अपनी दुनिया पर लागू करके देख सकते हैं।